हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है इनोवेटिव बायोलॉजी में, जिसमें चैप्टर 5 आज हम पढ़ेंगे, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। चैप्टर 5 तो चूँकि केमिस्ट्री के बाद का है इसलिए है, परंतु बायोलॉजी में ये फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में हम पढ़ेंगे कि सेल क्या है, सेल के बारे में पूरी जानकारी हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि 1665 के पहले कोई भी नहीं जानता था कि ये जो 1665 के पहले कोई ये नहीं जानता था कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किससे बने होते हैं। परंतु 1665 के बाद रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने बताया कि उन्होंने सबसे पहले एक थिन स्लाइसली कॉर्क यानी एक स्टेम होता है, और सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप से उन्होंने देखा तो उन्होंने पाया कि कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर उनको दिखाई दिए। ये स्ट्रक्चर है हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर। हनीकॉम यानी मधुमक्खी का छत्ता, जो आप सभी ने देखा होगा। तो उन्हें ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स दिखाई दिए, जिसे उन्होंने स्मॉल रूम नाम दिया। और उन्होंने ये भी देखा कि जो सेल्स हैं या ये जो कंपार्टमेंट्स हैं वो डेड थे। डेड यानी बहुत जीवित नहीं थे, और वो एम्प्टी भी थे। एम्प्टी यानी खाली भी थे। तो उन्होंने इतना देखने के बाद ये देखा कि उन्हें वह छोटे छोटे रूम्स की तरह दिखाई दिए। बाद में उन्होंने इसे लैटिन में देखा कि स्मॉल रूम को सेलुला कहा जाता है, सेलुला, अतः उसे इन्होंने सेलुला नाम दिया। कुछ समय बाद सेलुला से सेल हो चुका था, और अब हम ये जो पढ़ रहे हैं कि हमें पता है कि जो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सिंगल सेल या मल्टी सेलुलर होते हैं, जो सेल से मिलकर बने होते हैं। तो उस समय यही पता था कि किस तरह से सेल की खोज हुई, और ये बहुत बड़ी हिस्ट्री थी, साइंस में बहुत बड़ी इनोवेशन थी जो हमें पता चली थी। इसके बाद हम देखते हैं 5.1 एक्टिविटी में कि व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ, अर्थात लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर बने होते हैं। इसके लिए हम एक लेंगे ओनियन। ओनियन आपको सभी को पता है, प्याज, और उसकी जो आउटर कवरिंग है वो हटा के अंदर की ओर जो पिंक हमें दिखाई देता है, उसकी छोटी सी पील हमको लेनी है। छोटी सी पील लेकर उसे हम वॉच ग्लास में डालेंगे, वॉच ग्लास में जिसमें कि पानी होता है। वॉच ग्लास में उसे इसलिए डालना पड़ता है जिससे कि वो सूख ना पाए। ठीक है, और इस पील को फिर हम इस स्लाइड में लेते हैं। इस स्लाइड में लेने के बाद उसमें कुछ बूंद सेफ्रानिन के डालते हैं, और सेफ्रानिन के डालने के बाद हम वॉच एक कवर स्लिप रखते हैं उसके ऊपर, इस तरह से रखते हैं कि एयर बबल ना आए। इसको अब हम माइक्रोस्कोप से देखने पर हमें क्या दिखाई देता है, तो हम देखते हैं कि हमें इस तरह के स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, जो बहुत सारी सेल्स आपको दिखाई दे रही है। ये ओनियन पील में दिखाई देगी, ये सेल्स हैं, और ये सेल्स सभी को दिखाई दे रही है इस तरह की। इसमें सबसे अंदर एक ब्लैक डॉट भी है जो कि न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस है, और इस तरह ये जो सभी सेल्स हैं वो एक समान है, एक समान से शेप और एक समान साइज़ की है। ठीक है, तो ये जो हमने स्लाइड बनाई है उसको कहा जाता है टेम्पररी स्लाइड। और ये टेम्पररी स्लाइड जो है वो देखने के बाद हम बता सकते हैं कि कोई भी जो ऑर्गेनिज़म होता है वो कई सेल से मिलकर बना होता है, और इस तरह से हम कई जो साइज़ कई ओनियन लेके हम ये बता सकते हैं कि उनकी टेम्पररी सेल्स या टेम्पररी स्लाइड्स बना सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर क्या है। तो ये स्ट्रक्चर जो है वो बिल्डिंग ओनियन के जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। दिस स्ट्रक्चर आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ओनियन। यहाँ जो लिखा है यहाँ पे कि दीज आर द बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ ओनियन बल्ब। दिस स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल्स। ये क्या कहलाती हैं? सेल्स कहलाती है। ठीक है, अब चूँकि यहाँ पे दिखाई दे रहा है मोर टू नो में हमें पता चलता है, दिखाई दे रहा है कि जो सेल से रिलेटेड डिस्कवरी किस वैज्ञानिक ने किस तरह से खोज की। ठीक है, सबसे पहले यहाँ दिखाई दे रहा है रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 में थिन कॉर्क स्लाइस की सहायता से प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, ये लिखा भी हुआ है, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप की सहायता से हमें बताया कि सेल्स जो होती है बिल्डिंग ब्लॉक्स होती है, और वो डेड होती है। उसके बाद 1674 में एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक ने पॉन्ड वाटर यानी
तालाब के पानी में के द्वारा फ्री लिविंग सेल्स की खोज की। ठीक है, 1831 में न्यूक्लियस की खोज हुई, न्यूक्लियस की खोज की गई रॉबर्ट ब्राउन ने। और 1839 में जिस तरह से दिखाई दे रहा है, 1839 में प्रोटोप्लाज्म की खोज हुई, अर्थात सेल में एक फ्लूइड भरा होता है जिसको कि प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इसके बाद जो डिस्कवरी हुई है वो श्लीडन एंड श्वान नामक वैज्ञानिक ने की, और उन्होंने ये बताया कि जो सेल्स हैं वो बेसिक यूनिट होती है लाइफ की। क्या बताया? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जिसे हम सेल थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद वर्च्यू नामक वैज्ञानिक ने 1855 में ये बताया कि जो सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है, अर्थात इन्होंने इस सेल थ्योरी को और एक्सपेंड किया, और उन्होंने क्या बताया कि कोई भी जो सेल होती है वो नई जो सेल होती है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनती है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है। ठीक है, इसके बाद 1940 में चूँकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हो चुकी थी, तो सेल के अंदर कितने भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर पाए जाते हैं सेल में, या कितने वेरियस ऑर्गेनिल्स पाए जाते हैं, इन सभी का पता हमें उसके बाद में लगा। और जो जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको माइक्रोस्कोप, और इस माइक्रोस्कोप में ये जो दो लेंस दिखाई दे रहे हैं, ये दो जो लेंस हैं ये मैग्नीफाइंग लेंस है, और ये मैग्नीफाइंग लेंस जो है वो उसकी खोज के बाद ही हम बता सके कि सेल में कितने ऑर्गेनिल्स पाए जाते हैं। सेल के अंदर की जो स्टडी या जो खोज हुई वो इसके द्वारा हो सकी। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे कि हमें इस इन्वेंशन के बाद ये पता चला कि जो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, या तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज़म होते हैं या फिर वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म भी हो सकते हैं। ठीक है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज़म का मतलब होता है कि एक ही सेल जो है, एक ही सेल के अंदर सब उस प्राणी के सभी लाइफ प्रोसेसेस जैसे डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है और रेस्पिरेशन है, वो सभी वो सिंगल सेल में ही होता रहता है, उन्हें बहुत सारी सेल्स की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे ऑर्गेनिजम्स क्या कहलाते हैं? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। जैसे यहाँ लिखा है क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, और नीचे ये लिखा है अमीबा। ठीक है, तो अमीबा जो है वो भी एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर का मतलब होता है कि बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं। मल्टी का मतलब होता है मैनी सेलुलर, या बहुत सारी सेल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बहुत सारी सेल से मिलकर बने होते हैं। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं एग्जांपल फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स। ठीक है, ये क्या किससे आए हैं? ये सेल्स, सिंगल सेल के बहुत सारे डिविजन्स के बाद ही मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, अर्थात वही जो सेल थ्योरी दी गई थी कि ऑल सेल्स दस कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, अब हम एक एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी में उन्होंने यही पूछा है कि अगर हम एक ओनियन पील लेते हैं, जिस तरह से हमने बताया था कि ओनियन इस तरह से दिखाई देता है, उसकी ये जो रूट्स होती हैं, ठीक है, ऊपर की ओर पत्तियाँ निकलती है इस तरह से। तो अगर हम ओनियन की लीफ से पील निकाले, ठीक है, उसके स्टेम से पील निकाले, उसकी रूट से पील निकाले। पील का मतलब होता है छोटा सा टुकड़ा ले, और उसको अगर हम अंडर माइक्रोस्कोप के देखें तो हमें क्या सभी सेल्स समान दिखाई देगी? क्या उनका स्ट्रक्चर समान होगा? क्या उनकी संख्या समान होगी? और ये भी पूछा गया है कि व्हाट सिमिलरिटी कुड बी फाउंड, हम उनमें क्या ऐसी सिमिलरिटीज़ देखते हैं? या फिर उन्होंने ये भी पूछा कि कुड बी फाउंड डिफरेंस बिटवीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी, उनके डिफरेंट पार्ट्स में कोई डिफरेंस हम देखते हैं क्या उनके सेलुलर स्ट्रक्चर में? तो इसका उत्तर यही है कि डिफरेंट पार्ट्स के जो सेल्स होती हैं वो डिफरेंट होती है,
मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट पार्ट्स की सेल डिफरेंट होती है, डिफरेंट ऑर्गन की सेल डिफरेंट होती है, उनका फंक्शन भी डिफरेंट होता है। जैसे लीफ जो होती है, लीफ में क्या पाई जाती है, लीफ में मीजोफिल सेल्स पाई जाती है जो क्लोरोफिल लिए हुए होती है, अतः ये भोजन बनाने का काम करेगी। ठीक है। इसी तरह स्टेम की जो लीव्स होती हैं, स्टेम की लीव क्या करती है, कंडक्शन का कार्य करती है, वाटर कंडक्शन का कार्य करेगी। ठीक है, और भोजन के कंडक्शन का कार्य करेगी। उसी तरह जो रूट होती है, रूट की जो सेल्स होती है वो अटैचमेंट ऑर्गन होती है और एब्जॉर्प्शन का कार्य करती है। तो हम ये बता सकते हैं कि प्लांट्स के जो डिफरेंट सेल्स होती है उनका फंक्शन भी डिफरेंट होता है। अर्थात एक ही तरह की सेल्स या एक ही ऑर्गन की सेल्स तो सिमिलर होगी, परंतु डिफरेंट ऑर्गन की सेल्स डिफ़र होती है, यह इसमें बताया गया है। इसका उदाहरण दिया गया है ह्यूमन्स में भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो ह्यूमन है, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको, स्मूथ सेल, ब्लड सेल, नर्व सेल, फैट सेल, ओवम एंड स्पर्म एंड बोन सेल्स। जो ये सेल्स होती हैं, ये अपना डिफरेंट फंक्शन करती है। ठीक है। अब हम जैसे यहाँ देख रहे हैं कि स्मूथ सेल जो है वो स्केलेटल मसल में काम करती है। स्केलेटल जो सिस्टम होता है उसमें भाग लेती है, जो हमारा मस्कुलर सिस्टम होता है उसमें पाई जाती है और कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का कार्य करती है। ठीक है, जो और पार्ट्स की सेल नहीं कर पाती। ठीक है। इसी तरह ब्लड सेल जो होती है वो ब्लड बनाने का काम करती है। फैट सेल जो होती है वो एडिपस टिश्यू में पाई जाती है जिसमें फैट इकट्ठा होता है। नर्व सेल जो होती है वो एक अपनी अलग टिपिकल साइज़ और शेप ली हुई होती है, उसका फंक्शन भी अलग होता है। अतः इसमें ये बताया गया है कि डिफरेंट जो एनिमल्स होते हैं वो एनिमल्स की जो डिफरेंट ऑर्गन्स की जो सेल्स होती है वो डिफ़र होती है, उनका फंक्शन भी डिफ़र होता है। ठीक है, यही इसमें बताया गया है। और इसमें यह भी बताया गया है कि द शेप एंड साइज ऑफ द सेल्स आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन पर दे परफॉर्म। वो जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसी के आधार पर वो उनका साइज़ और शेप होता है। जैसे सम सेल लाइक अमीबा जो होती है वो एक ही सिंगल सेलुलर स्ट्रक्चर है और अमीबा का अपना आकार ऐसा बदल लेता है। ठीक है, परिस्थिति के अनुसार। परंतु अगर हम बात करें नर्व सेल की तो इसमें यही बताया गया है कि जो टिपिकल नर्व सेल होती है उसका एक अपना अलग शेप होता है और वो कभी भी नहीं बदला जाता है, वो नहीं बदलता है। ठीक है, इस तरह से तो ईच एंड लिविंग सेल हैज़ द कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टन बेसिक फंक्शन। ठीक है, इसमें यही बताया गया है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है जैसे कि ह्यूमन, उसमें डिवीज़न ऑफ लेबर पाया जाता है। डिवीज़न ऑफ लेबर का मतलब होता है कि जैसे प्रत्येक उसका जो ऑर्गन होता है वो प्रत्येक फंक्शन अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे इसमें दिखाया गया है कि जो हार्ट होता है वो पंप करता है ब्लड, स्टमक जो होता है वो फूड को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, अतः इसे हम क्या कहते हैं, डिवीज़न ऑफ लेबर। अतः डिवीज़न ऑफ लेबर जो है वो सिंगल सेल में भी दिखाई देता है। सिंगल सेल में कैसे दिखाई देगा, जैसे एक ये सेल है, ठीक है, इसमें कई फंक्शंस, कई ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। ये ऑर्गेनेल्स जो होता है वो अपने अलग अलग फंक्शन करते हैं, अतः उसमें भी सेल के अंदर भी डिवीज़न ऑफ लेबर पाया जाता है। यही इसमें बताया गया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। दिखाई दे रहा है इसमें सेल ऑर्गेनेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, जैसे कि क्या नया मटेरियल बनाना है, वेस्ट मटेरियल को कैसे सेल से हटाना है, ये सभी जो फंक्शंस हैं वो सेल ऑर्गेनेल्स करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम ये बता सकते हैं कि सेल के अंदर भी जो ऑर्गेनेल्स हैं वो सभी डिफरेंट फंक्शंस करते हैं। अतः एक मल्टी सेलुलर जो बॉडी है उसमें तो डिवीज़न ऑफ लेबर पाया जाता है क्योंकि बहुत सारी सेल्स हैं, परंतु चूँकि एक सिंगल सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स हैं उनमें भी डिवीज़न ऑफ लेबर पाया जाता है। प्रत्येक ऑर्गेनेल अपना अलग अलग फंक्शन करता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया अलग फंक्शन करता है, न्यूक्लियस अलग फंक्शन करता है। ठीक है, तो डिवीज़न ऑफ लेबर का मतलब होता है कि श्रम विभाजन, श्रम को बांट लेना। जैसे हम अपने घर में भी देखते हैं कि एक ही पूरा काम नहीं करता, अब कामों को बांट लिया जाता है कि तुम खाना बनाओगे, तुम ये करोगे, तुम बाहर के काम करोगे। ठीक है, इसी तरह श्रम विभाजन जो होता है वो एक सेल के अंदर भी होता है और वो एक
मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो प्रत्येक सेल्स भाग लेती है उसमें भी होता है। अर्थात प्रत्येक ऑर्गन जो होता है वो विभिन्न विभिन्न प्रकार की सेल से मिलकर बना होता है, और सेल के अंदर के जो ऑर्गेनिल्स जो होते हैं वो भी एक अपना स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे व्हाट इज़ अ सेल मेड अप ऑफ, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल। अर्थात सेल के अंदर कितने प्रकार के ऑर्गेनिल्स पाए जाते हैं, उनका क्या क्या फंक्शन है, वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं, और उनकी सेल्स में क्या साइज़ और शेप में क्या अंतर है उनके सेल ऑर्गेनिल्स में, वो सभी हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, अतः इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू।